निफ्टी 50, इसका राइज फॉल, इसके कंपोनेंट्स, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 को अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन इकोनॉमी का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप इसको मान सकते हैं। निफ्टी 50 जो है वो 50 जो दिग्गज कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उसका एक कलेक्शन कंसिडर किया जाता है, उसका एक बास्केट कंसिडर किया जाता है। अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो 50 कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, और आज की डेट में जो इसका कंपोनेंट अगर आप नोटिस करें तो निफ्टी 50 में अगर आप नोटिस करेंगे तो 13 सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। 13 डिफरेंट सेक्टर्स का ये बास्केट है। तो इस हिसाब से निफ्टी 50 को जो है वेल डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ स्टॉक्स कंसीडर किया जाता है। और इस हिसाब से बहुत सारे जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या एजुकेटर्स हैं वो निफ्टी 50 में जो है वो इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं या एसआईपी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन डाइवर्सिफाइड एक बास्केट है, जहाँ पे जो है आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का जो कंसर्न होता है स्टॉक मार्केट का, वो बहुत अच्छी तरह से कैटर आउट होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वेटेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज का देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो 32.76%, यानी अप्रॉक्सीमेटली 33%, 1/3 ऑफ द निफ्टी 50 जो पूरा सिस्टम है, 1/3 जो वेटेज है वो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज का है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी बास्केट जो अराउंड 14% के आसपास में है। ऑयल एंड गैस अगर आप देखें तो 12% है। कंज्यूमर गुड्स अराउंड 9% है। और आपका ऑटोमोटिव सेक्टर जो ऑटो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है वो अराउंड 8% के आसपास में है। तो ये इंटायरली निफ्टी 50 का जो है आप ये कहें कि वेटेज आपको देखने को मिल रहा होता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स का जो है वेटेज निफ्टी 50 में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अराउंड 1/3 जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनका वेटेज आपको देखने को मिलता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के जो 50 कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से हैं। रीसेंट एडिशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 28 मार्च 2025 ये सबसे रीसेंट एडिशन है। ये कंपनी ऐड किया गया है इटर्नल। इस कंपनी को जो है निफ्टी 50 के बास्केट में ऐड किया जाएगा, ऐड किया गया है इनफैक्ट मार्च 2025 में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2024 में भी कुछ कंपनीज इंटर किए गए थे निफ्टी 50 के बास्केट में। एक्चुअली होता ये है कि अगर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा होता है तो ऑब्वियस ही बात है उसका फ्लोटिंग मार्केट कैप भी बढ़ेगा, और उसके हिसाब से निफ्टी 50 में उसके बने रहने के, उसके वेटेज बढ़ने के चांसेस बढ़े रहते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस गिर रहा होता है तो उसका मार्केट कैप जो है वो श्रिंक होता है। और उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो उस स्थिति में होता क्या है, उस कंपनी को दूसरे जो हायर मार्केट कैप वाली कंपनी होती है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन 2024 में भी देखने को मिला है। 2024 में अगर आप देखें तो सितंबर 2024 में BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2024 में श्रीराम फाइनेंस को भी ऐड किया गया था। और श्रीराम फाइनेंस अगर आप नोटिस करें तो यस, 28 मार्च 2024 को श्रीराम फाइनेंस को ऐड किया गया था निफ्टी 50 के बास्केट में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड को भी 2024 में, सितंबर 2024 में ऐड किया गया था। तो एक तरह से 2024 में 3 कंपनीज ऐड किए गए थे। ऐड बेसिकली ये रिप्लेस किया जाता है, एग्जिस्टिंग जो कंपनीज रहे होंगे जिनका मार्केट कैप फॉल किया है उससे इनको रिप्लेस किया गया है। जो 3 नई कंपनीज निफ्टी 50 के बास्केट में एंट्री जिन्होंने ली वो ट्रेंट हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया और एक इटर्नल हो गया। और मार्च 2025 में अगर आप देखें तो जो कंपनी इंटर की है एक्चुअली वो मार्च 2025 में ही अगर आप देखें तो इटर्नल जो है वो मार्च 2025 में एक्चुअली ऐड किया गया है। और इसके अलावा जियो फाइनेंस भी जो है वो आपका 2025 में ही निफ्टी 50 के बास्केट में ऐड किया गया है। जियो फाइनेंस के लिए भी आप देख सकते हैं, जियो फाइनेंस भी जो निफ्टी 50 के बास्केट में शामिल किया गया है वो आपका मार्च 2025 में ही ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जियो फाइनेंस। तो ये निफ्टी 50 का आज के डेट का जो है करंट सिनेरियो है, करंट ये बास्केट है। और यहाँ पे अभी अगर हम लोग आगे के डेटा को देखें तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50
की शुरुआत काफ़ी हम्बल वे में आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है 1999 के अंत में 1000 के लेवल पे पहुंचा हुआ था। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का लेवल जो है 26,000 को क्रॉस कर चुका था, ऑल टाइम हाई बना के अभी जो है 24,000 के आसपास में लगभग घूम रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज के डेट का जो ऑल टाइम हाई है वो 26,000 से ज़्यादा का है, जो कि सितंबर 2024 में बनाया गया है निफ्टी के द्वारा। अगर आप इसके हिस्टोरिकल राइज को अगर आप देखेंगे तो 1000 का लेवल निफ्टी ने 1999 दिसंबर 1999 में कंप्लीट किया था। 2000 के लेवल पे निफ्टी जो है 2004 में पहुंचा था, यानी 5 साल बाद आप कह सकते हैं। उसके बाद में 3000 के लेवल पे अगर आप देखें तो 2 साल बाद ही ये पहुंच गया था 2006 में। 4000 के लेवल को देखें तो 2006 में ही इनफैक्ट मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर में, यानी मात्र 12 महीने में 1000 पॉइंट जो है निफ्टी ऐड कर चुका था। फर्दर 5000 देखेंगे तो अगेन लगभग 12 महीने से भी कम का समय, लगभग 9 महीने में जो है 1000 पॉइंट इन्होंने फर्दर ऐड कर लिया था। 2017 में देखेंगे तो 2007 से 17 यानी लगभग 10 साल लगे निफ्टी को डबल होने में। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1000 से 2005 साल में ये हो गया था। 2000 से 4000 अगर देखें तो 2 साल में ये डबल हो गया था। और यहाँ पे 5000 से 10,000 में आने में लगभग 10 साल लग गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 10 से 20 अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 साल लगे हैं इसको डबल होने में। और आज के डेट में जो है वो 26,000 से ज़्यादा के बेसिकली लेवल्स पे को क्रॉस करके फिलहाल जो है थोड़ा करेक्ट होके 24,000 के आसपास के लेवल पे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में भरोसा करते हैं तो निफ्टी का जो फॉल है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है कि जो भी इन्वेस्टर हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हैं। खासकर जो बेहतरीन इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट के फॉल का वेट करते हैं। हालांकि मार्केट जिस समय फॉल करता है उस समय बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होता है और उस समय अपने पैनिक बटन को होल्ड कर पाना या अपने पैनिक मोड को कंट्रोल करके मार्केट में इन्वेस्ट कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन हिस्ट्री जो है वो ये बता रहा है कि हर एक फॉल के बाद में निफ्टी जो है वो राइज किया है और ऊपर के लेवल पे वो चलते चला गया है। तो अगर वैसे भी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और अगर आप डेवलपिंग कंट्री किसी भी डेवलपिंग कंट्री के ग्रोथ प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो वो उस वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं और इस हिसाब से ऊपर जाने के चांसेस जो हैं डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में जाने के जो चांसेस हैं या उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रही होती है बैकग्राउंड में और जिनका आउटकम जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक इंडिकेटर के तौर पे उस आउटकम को हम लोग निफ्टी के भी लेवल्स में देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। इसके बाद में अगर हम लोग निफ्टी के फॉल्स के रिगार्डिंग देखें कि निफ्टी का फॉल किस तरह से रहा है, इनफैक्ट मेजर सिंगल डे फॉल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजर सिंगल डे फॉल में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे सिचुएशन ये रहा है, जैसे आप देखें 1997 इसमें अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी का फॉल रहा है वो एक दिन में 8% से ज़्यादा का फॉल रहा है। इनफैक्ट 1997 में ही अगर आप देखेंगे तो ये अगेन 8% के आसपास में अगेन एक दिन का फॉल ये देखने को मिला है। तो ये 1997 में अगर आप देखें तो इनका रीजन अगर आप देखें तो मार्च 1997 का जो था अनस्टेबल गवर्नमेंट, वैसे भी कंपनी को गवर्न करने के लिए पॉलिसी गाइडलाइन काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और अगर गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है तो पॉलिसी गाइडलाइंस भी बहुत बेहतरीन वे में आपको देखने को नहीं मिलते हैं और उस हिसाब से जो कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल होता है या फिर ये कहें कि जो इकोनॉमी का जो टायर है वो पंचर हो जाने की स्थिति में होता है। तो ये वैसा ही कुछ 1997 में देखने को मिला था। ये एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस वाला सिचुएशन आप कह सकते हैं या फिर सिचुएशन जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिली है। उस कारण से यहाँ पे एक सिंगल डे फॉल आपको 8% से ज़्यादा का देखने को मिला है। इसके अलावा ग्लोबल रीजन्स रहे हैं अक्टूबर 1997 में, जिसके कारण से अगेन ये 8% के आसपास में फॉल किया है। एक्चुअली पहले FIIs जो होते थे वो काफ़ी हैवी प्लेयर होते थे। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इवन कुछ साल पहले तक अगर आप नोटिस करेंगे तो FIIs काफ़ी हैवी वेट प्लेयर रहा करते थे इंडियन मार्केट में। लेकिन धीरे धीरे जो है डोमेस्टिक
कैपेबिलिटीज़ बढ़ी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कैपिटल के साथ में जो है अब मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके कारण से अगर आप नोटिस करेंगे तो आज के डेट में FIIs की बिग सेलिंग के बाद भी अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलता है। मार्केट जो है एक तरह से स्टेबल मोड या स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन उस समय जैसे हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो कुछ साल पहले तक FIIs की हेवी सेलिंग जो होती थी वो मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे लेके आती थी, खासकर ग्लोबल सिचुएशन में जहाँ पे ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलता था। वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन काफ़ी अग्रेसिव देखने को मिलती थी और बहुत ज़्यादा निगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ में पूरा मार्केट देखने को मिलता था। अगेन 1999 में अगर आप देखेंगे तो अगेन एक दिन का सिंगल फॉल 8% का आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट की इनस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो अनस्टेबल सिचुएशन में जा रहा है। हंग असेंबली के साथ साथ यहाँ पे अनस्टेबिलिटी जो आ रहा है इन उसके हिसाब से जो है अनस्टेबल सिचुएशन जो होता है कहीं भी इकोनॉमी को तो बेसिकली नीचे की तरफ लेके आता ही है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट उसका अभी हमने देखा कि इंडिकेटर के तौर पे आप समझ सकते हैं कि काम करता है। तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट अनस्टेबल है तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली 2000 में अगर आप देखेंगे तो ये अगेन .com बबल एक ग्लोबल क्राइसिस के तौर पे था। सिंगल डे फॉल लगभग 7% का आपको देखने को मिलेगा हिस्टोरिकल फॉल के तौर पे। 2004 में अगर आप देखें तो इंडिया जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो उसमें भी 7.8% का जो है वो अराउंड 8% का जो है फॉल आपको देखने को मिलेगा। फर्दर फॉल इवन 14 मई 17 मई, तो ये सारे रिजल्ट से ही रिलेटेड सारे सिचुएशन हैं और इसमें जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉल देखने को मिला है। तो इस पूरे अभी तक के वृत्तांत में आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस में। सो इस कारण से जो इलेक्शन से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे जो है इन्वेस्टर्स या जो भी ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पैनी नज़र रखनी होती हैं। और एटलीस्ट यहाँ के डिस्कशन से आप इन चीज़ों को ज़रूर समझ सकते हैं कि अगर आप नोटिस करें तो ये जो सिंगल डे फॉल है ये एक तरह से बहुत लोगों के लिए, खासकर स्पेशली शॉर्ट सेलर्स के लिए, पुट बायर्स के लिए एक तरह से फॉर्चून क्रिएट किए हुए होगा। वैसे तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक तरह से क्राइसिस का माहौल हो जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक तरह से इन फॉल्स का भी इंतज़ार करते हैं, अपने कैपिटल को बचा के या फिर जमा करके रखते हैं कुछ सर्टेन कैपिटल को, ताकि अगर कोई फॉल इस तरह का आता है तो वो लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक्स में जो है अपना वेटेज बढ़ाएं और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। तो एनीवेज इलेक्शन या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट में बेहतरीन बेसिकली प्रदर्शन के लिए। इसके अलावा 2008 में अगर आप देखेंगे तो अगेन ये यूएस से रिलेटेड जो था वो क्राइसिस था। उसमें भी एक दिन में 8% से ज़्यादा का फॉल, लगभग 9% का फॉल आप देख सकते हैं। इवन 21 जनवरी को भी एक तरह से लोअर 8% 9% इंडेक्स गिरा है और इवन अगले दिन भी जो है इंडेक्स अगेन 6% के आसपास में गिरा है। तो 2 दिन में आप देखें कि लगभग 14% के आसपास निफ्टी जो है वो गिरा था 2008 में। इनफैक्ट उसके बाद में अगर आप देखें तो वापस से मल्टीपल, इनफैक्ट 2008 का जो आप समझें कि जो क्राइसिस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ये समझे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहा है और अभी तक के इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो ये सबसे बड़ा फॉल रहा है। और वहाँ पे अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से उस समय अगर आप देखेंगे तो अराउंड मोर देन 50% का फॉल आपको दिखेगा। ये तो खैर सिंगल डे फॉल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। वहाँ उस समय के अगर आप 52 हाई के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी के लेवल्स आपको देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड दिखेंगे। तो एनीवेज 2008 का क्राइसिस जो था वो काफ़ी भयंकर माना जाता है। तो ये हालांकि यूएस से रिलेटेड, यूएस जनरेटेड क्राइसिस रहा है और जो कि पूरे मार्केट में देखने को मिला है, पूरे पैन ग्लोबल लेवल पे जो है इसको देखने को मिला है। इसके अलावा
में अगर आप देखेंगे तो सिंगल डे फॉल, सत्यम से रिलेटेड जो स्कैंडल हुआ था वो ये इंडियन मार्केट से रिलेटेड फिनोमेना है, और उस दिन मार्केट जो है 6% से ज़्यादा गिरा था। अगेन 2009 में ही यूनियन बजट से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट थे जिसमें मार्केट एक दिन में इतना गिर गया था। तो इस हिसाब से आप समझे कि बजट भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है इंडियन मार्केट के लिए। तो स्पेशली जो ट्रेडर्स होते हैं या शॉर्ट सेलर्स होते हैं या शॉर्ट बायर्स होते हैं, वो इन इवेंट्स को बहुत अच्छे से इनको कवर करने की ज़रूरत होती है, सो दैट कि वो इस पैनिक सिचुएशन में वाइप आउट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। इसके अलावा ये 2015 में भी चाइना से रिलेटेड कुछ क्राइसिस था जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे देखने को मिला था। 2020 में अगर आप देखें तो कोविड पैंडमिक था, एक दिन में 8.5% मार्केट गिरा। आप देखें लगातार 7.5% के लगभग में फिर से मार्केट गिरा है। तो मार्च 2020 में ही अगर आप देखें तो एक एक दिन में काफ़ी ह्यूज फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो कोविड-19 का पैंडमिक जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इनको देखा है फर्स्ट हैंड में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सिचुएशन होता है मार्केट में। अगर जिन्होंने भी उस समय मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे पार्टिसिपेट किया है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सिचुएशन रहा है इस समय पैनिक बट कितना ज़्यादा होता है, और उस समय मार्केट में हिम्मत करके पैसे लगाना एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप से दिखता है। लेकिन जो लोग भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं उन्होंने देखा होगा कि अगले एक साल में ही, अगले 1-1.5 साल में ही उनका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखा होगा। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। अगर बिग फॉल आते हैं तो अगर हम लोग हिम्मत रखते हुए कैपिटल को डिप्लॉय करते हैं स्ट्रैटेजिकली अपने स्टडी के साथ में, तो डेफिनेटली वहाँ से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। अगेन 2024 में अगर आप देखेंगे तो 2024 में भी लगभग 6% का फॉल आपको देखने को मिलेगा एक दिन में। और इसके अलावे और ये अगेन इलेक्शन से रिलेटेड डेवलपमेंट के कारण से है। और 2025 में भी अगर आप देखें तो अराउंड एक दिन में 3% का फॉल है। तो 3% का भी फॉल एक तरह से इंडेक्स के लेवल पे जो है वो ज़्यादा ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ इस पूरे हिस्टोरिकल फॉल के डेटा से डेटा का पर्पस आपको डराने का नहीं है, जस्ट आपको ये दिखाने का है कि कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो इंडियन इक्विटी मार्केट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उनमें से जो इवेंट्स हैं, एक तो इलेक्शन बहुत बड़ा इवेंट है, दूसरा जो है बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ अगर क्राइसिस वाला सिचुएशन है जो ग्लोबल लेवल पे है और जिसके पैन ग्लोबल लेवल पे जाने के चांसेस होते हैं, तो डेफिनेटली उन डेवलपमेंट्स को भी देखने की ज़रूरत होती है। तो ये सारा सिचुएशन है। इसके अलावा अगर हम लोग निफ्टी के मेजर सिंगल डे गेन्स को भी देखें तो हालांकि गेन के पीरियड थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो 18 मई 2009 आप समझे कि एक दिन में जो है 17% से ज़्यादा का गेन इंडेक्स के लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो इट्स आप समझे कि ये बहुत ही इतना बड़ा गेन जो है ये अनबिलीवेबल टाइप से दिखता है। लेकिन ये भी अगर आप देखें तो ये एक तरह से इलेक्शन से रिलेटेड ही डेवलपमेंट के कारण से ऐसा देखने को मिल रहा है। अगेन 2019 में अगर आप देखें तो कॉरपोरेट टैक्स, ये जो निर्मला सीतारमन कैंडल की बात की जाती है, तो आप देखें एक दिन में 6% जो है निफ्टी वो बढ़ा है। और अगेन 2020 में अगर आप देखें ये कोविड-19 का ही जस्ट मतलब पहले वाला एक तरह से टाइम है, कुछ दिन पहले की बात है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो कोविड-19 को कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस की तरफ से कुछ स्टिमुलस पैकेज दिया गया है। उसके कारण से भी जो है मार्केट में जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिले थे और एक दिन में 6% से ज़्यादा निफ्टी का गेन देखने को मिला। अगेन अप्रैल 2020 में अगर आप देखें तो कोविड-19 के एक तरह से कंट्रोल की बात यहाँ पे देखने को मिली पैंडमिक के, तो उस हिसाब से भी जो है मार्केट में 8% लगभग 9% के लगभग का गेन एक दिन में देखने को मिला है। 2021 में अगर आप देखें तो यूनियन बजट, अगेन बजट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के तौर पे हम लोग कह सकते हैं। आप देख सकते हैं एक दिन में 4.74% का गेन आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंगल डे फॉल के भी जो जहाँ पे रहे हैं तो मेजर सिंगल डे गेन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारा सिचुएशन फिलहाल है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 11-12% के लगभग का गेन
एनुअल CAGR के हिसाब से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। निफ्टी का जो गेन है वो एनुअल CAGR में अगर आप देखेंगे तो 12% के लगभग का आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा सिचुएशन है। एनीवेज इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ देखने को मिल रहा होता है। तो फिलहाल जो है हमने एक अच्छा खासा जो है इन डेप्थ एक वीडियो कवर किया है। ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है। एनीवेज आप इस वीडियो से बहुत सारे कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है। आप इसको एक बार गो थ्रू होके आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं और यहाँ से एक आइडिया ज़रूर ले सकते हैं कि आपको किस तरह से मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट जो है आपके मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।